हाँ, तो आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यानी जब अंग्रेज भारत में आया तो यहाँ पे एक शासन व्यवस्था का एक सिस्टम तैयार हुआ। वो अचानक से तैयार नहीं हुआ, वो बहुत धीरे धीरे जो है एक प्रोसेसिंग से हुआ था। यानी पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो वो अपना व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है फिर ब्रिटिश शासक शासक सरकार का जो है नियंत्रण हो गया। तो कैसे एक सिस्टम डेवलप हुआ, इसको समझेंगे आज की डिस्कशन में। ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद मतलब अंग्रेज का प्रभाव भारत में बढ़ गया, इतना तो क्लियर है। इसके बाद जो अंग्रेज कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ काम कर रहे थे, वो मतलब एक तरह से लूट खसोट कर रहे थे पूरा। मतलब वहाँ से यहाँ काम करने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी आ रहे थे ब्रिटेन से, तो 1 साल के बाद जब जा रहा था वहाँ ब्रिटेन में, तो वहाँ एकदम वो राजा बन जाता था। मतलब लोगों को लगता है अरे बाप, क्या कितना वहाँ से माल लेके आ गया है कि नहीं। मतलब कोई अगर ब्रिटेन का कोई आदमी 1757 से लेकर के अगर 1780 के दशक तक बात करें, हम्म, तो कोई आदमी अगर ब्रिटेन ब्रिटेन से यहाँ इंडिया आ गया नौकरी करने के लिए कर्मचारी के रूप में भी, तो हम्म, जो है लाखों कमा के चला जाता था। मैंने उस समय के लिए समझो कि करोड़पति बन जाता था उस समय के लिए, है कि नहीं। तो ये व्यवस्था को धीरे कंट्रोल करने के लिए वहाँ का सरकार कुछ धीरे धीरे करके प्रावधान लाता गया। उसी में पहला प्रावधान जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये- है कि नहीं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज किया गया, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। मतलब इसके मैंने जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये कब से कब तक रहा था। ये 1773 से 1785 ईस्वी तक रहा था। अच्छा। अच्छा, जो गवर्नर जनरल बना था तो इसके सहयोग के लिए और कितना सदस्य को शामिल किया गया था उससे उसमें उसके कार्यकारिणी में, है कि नहीं, कि और भी सदस्य उसके अंतर्गत रहेंगे। 410। हाँ, 4 सदस्य और था, यानी कि चार है गवर्नर जनरल, यानी 5 आदमी के, समझो कि 5 आदमी मिलके जो है सिस्टम को यहाँ चला रहा था। और कोई भी निर्णय जो लिया जाता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था, है कि नहीं। हम्म, जैसे अब 5 आदमी हो गया तो 5 आदमी में 3 आदमी जो कहेगा वही होगा, कोई भी नियम पर, है ना। हम्म, अच्छा, इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी वो। कोलकाता में। हाँ, कलकत्ता में, 1774 ईस्वी में। हम्म, अच्छा, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश। एलिजा एमपी। हाँ, सर एलिजा एम्पे थे। और 3 अन्य और न्यायाधीश उसमें काम कर रहे थे, है कि नहीं। हम्म, अच्छा, इसके अलावा जो मतलब और कौन दो प्रेसिडेंसी था जिसके अंतर्गत, मतलब जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत काम कर रहा था। ये मद्रास बम्बई। हाँ, मद्रास और बम्बई था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में तो इतना ही पढ़ना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। 1784। 1784 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। यानी संसदीय नियंत्रण कहने का मतलब है कि वहां से ब्रिटेन का जो शासन करने का जो नियंत्रण था उसको हम्म, और बढ़ाया गया। अब उसको कैसे बढ़ाया गया, जैसे यहाँ जो ब्रिटिश सरकार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से शासन कर रही थी, तो उसका जो ढांचा था, है कि नहीं, वो था, उसको रन करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या हम्म, उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, है कि नहीं। और उसमें कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको कहा जाता है, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन को रन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखा था। तो उसमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे उसमें, है कि नहीं, ध्यान रखना। हम्म, अब यहाँ पे क्या किया कि ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था उसको हटा करके, है कि नहीं, यहाँ पे बीओसी लाया। बीओसी का मतलब, है कि नहीं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसको कहा जाता है। वो बीओसी लाया। और ये ढांचा चलता रहा कब तक पता है, मैंने ये ढांचा कब तक चलता रहा, ये 1757 तक चलता रहा, समझो कि जो 1757, सॉरी, 1857 का युद्ध हुआ उस समय तक चलता रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब रन करने का जो तरीका था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो रन किया जा रहा था भारत में एक तरह से शासन को कंपनी के हम्म, द्वारा, उसको क्या किया,
वहाँ के सरकार संसदीय नियंत्रण बढ़ाया और उसके जगह पे लाया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है कि नहीं? और उसके द्वारा रन किया गया कब तक, यानी कि कह सकते हैं 1784 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक सिस्टम चलता रहा। जब 1857 का युद्ध होता है, क्रांति होता है, उसके बाद उस ढांचा में परिवर्तन किया गया, उसको हम आगे बात करेंगे, है कि नहीं? अब इसमें क्या किया, एक चीज और, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। अब वृद्धि कैसे किया? जो रेगुलेटिंग एक्ट में क्यों सदस्य था, अभी बताया कि उसके सहयोग, गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए क्यों सदस्य था? 4 गो। इसको यहाँ पे कर दिया गया 3 गो, है कि नहीं? अब यहाँ पे गवर्नर जनरल का मत जो है निर्णायक हो गया, यानी कोई भी डिसीजन लेने में अब 4 सदस्य है, तो 4 सदस्य है तो 2-2 का बहुमत होगा, लेकिन जिधर गवर्नर जनरल रहेगा वो जो है मैंने बहुमत माना जाएगा उसको, यानी इसका जो बहुमत हो गया गवर्नर जनरल का, वो निर्णायक बहुमत हो गया, है कि नहीं? मैंने वोट किसी मुद्दा पे होगा तो 2-2 आदमी तो रहेगा दोनों तरफ, लेकिन जिधर गवर्नर जनरल रहेगा वो समझो कि निर्णायक मत माना जाएगा। तो ये था मेन फिट्स इंडिया एक्ट में मेन परिवर्तन। अगर पूछा जाए तो क्या मानेंगे, हम क्या बोलेंगे, बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आ गया। कंट्रोलर आ गया। हम सिंपल बात ये तो है ना। घटा के 4 से 3 कर दिया गया। हाँ, एक 4 से 3, जो गवर्नर जनरल के जो सहयोगी था वो 4 से 3 कर दिया गया। और एक चीज और, वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें 6 सदस्य था, है कि नहीं? देखो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य था, है कि नहीं? और उसमें 6 सदस्य, इसमें 2 गो कैबिनेट का था और 4 गो एमपी था, मैंने ब्रिटिश सरकार का, है कि नहीं? 4 गो एमपी और 2 कैबिनेट का आदमी। तो ये प्रकार से जो है उसको रन करने लगा, किया जाने लगा। अब इसके बाद अगला संशोधन आता है 1786 में। 1786 का जो है संशोधन अधिनियम आता है, वो किसके समय आता है? कौन रहता है उस समय गवर्नर जनरल? 1700 1786 में गवर्नर जनरल कौन आता है बंगाल का? लॉर्ड है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। हाँ, कॉर्नवालिस बनता है। ये जो है गवर्नर जनरल को इसमें मुख्य सेनापति घोषित किया गया, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। और गवर्नर जनरल को यहाँ पे पावर थोड़ा और बढ़ाया गया। ये जो है परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार या अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार इसको दिया गया, कि कोई भी अगर मान लो कोई सा कानून बना देता है गवर्नर जनरल और उसको लगता है गलत है तो रद्द कर सकता है अपना, यानी इसको थोड़ा सा विवेकाधिकार और बढ़ा दिया गया, है कि नहीं, गवर्नर जनरल को। ये जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा जो है मतलब एक तरह से रन करने लगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ सिस्टम डेवलप किया गया। जैसे मान लो कि पहले एक ही आदमी दीवानी मामला को भी देख रहा था, मैंने कोई न्यायाधीश है और फौजदारी मामला को भी देख रहा था, तो उसको थोड़ा अलग अलग किया कि नहीं नहीं, जो दीवानी मामला होगा, दीवानी मामला समझते हो ना, मतलब जो खेत बाड़ी का मामला होगा, संपत्ति का मामला होगा, वो एक तरह से दीवानी मामला होता था। फौजदारी मामला का मतलब मारपीट के झगड़ा का मामला। तो इस तरह से वो जो है शक्ति का पृथक्करण किया, यानी कि कौन आदमी क्या काम करेगा, माने कौन अधिकारी, ये जो है थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि नहीं? और इसी के समय जो है कार्नवालिस कोड लाया गया और कानूनों का संहिताबद्धीकरण किया गया, मतलब कि उसको एक सिस्टेमिक तरीके से संहिताबद्ध किया गया, है कि नहीं? तो इसमें तो मेन चीज यही ध्यान रखना है कि अपने जो गवर्नर जनरल को है, मुख्य सेनापति घोषित किया गया। और इस शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है कार्नवालिस ही लाया, है कि नहीं? कार्नवालिस कोड आया, न्यायालय का पुनर्गठन किया गया, वो एक दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में क्या किया था कि जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त करके, है कि नहीं, भ्रमणशील न्यायालयों की स्थापना किया था। अभी भी देखो एक मोबाइल न्यायालय चल रहा है अभी आज के दौर में। मोबाइल न्यायालय से कैसे 112 पुलिस है, उस प्रकार से मोबाइल, यानी कि न्यायालय जो है खुद आपके द्वार आएगा, इस टाइप का सिस्टम था कि भ्रमणशील करते रहेगा वो, है कि नहीं? जहाँ न्याय की जरूरत होगा, जहाँ पे इससे झगड़ा हुआ, है कि नहीं, तो वहाँ न्यायालय समझ के पहुंच जाएगा वहाँ, इस टाइप का सिस्टम किया था थोड़ा ये। इसके बाद जो है 1793 का चार्टर एक्ट आता है कि नहीं? इसमें ज्यादा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ये जो है कंपनी का शासन जो नियम था, जो इसके अनुसार चल रहा था, उसको 20 वर्षों तक, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा देता है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अ, जो है बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण का जो है अधिकार दे देता है। इसका पर्यवेक्षण सुपरवाइज कर सकता है ये। मैंने एक तरह से तीनों जो प्रेसिडेंसी था उसमें सबसे ज्यादा पावर किसको मिला हुआ था? बंगाल के। बंगाल को।
अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है 1813 13 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। हाँ, ई चार्टर एक्ट में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव हुआ। इससे पहला तो हुआ कि कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए फिर एक्सटेंड किया? 20 बीस वर्षों वर्ष के लिए 20 तो वर्षों के लिए। मैंने 13 है तो 1793 उसमें एक्ट था ना? आए। तो 1793 एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, तो फिर इसको भी जो है शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए फिर रिन्यूअल कर दिया कि जैसे चल रहा था उसमें चलता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ और बदलाव किया गया है कि नहीं? बदलाव क्या किया कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया। लेकिन व्यापारिक अधिकार तो समाप्त किया, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ अधिकार को छोड़ दिया। क्या है? जो कंपनी के पास ही रहेगा, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा। मतलब क्या? चीन के साथ और चाय का व्यापार वो करता रहेगा, मतलब हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि कंपनी व्यापारिक अधिकार तो एक तरह से समाप्त किया, लेकिन दो चीज पर उसका नियंत्रण बना हुआ था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी अब ये हो गया कि एक तरह से समझो कि ये जो है ना मुक्त व्यापार कर दिया, यानी कि कोई भी अंग्रेज आकर के भारत में व्यापार कर सकता है बिना टैक्स के। उसको इस टाइप का सिस्टम कर दिया था, है कि नहीं? मतलब अब इसमें क्या हुआ कि चीन और चाय पर अपवाद दे दिया, यानी कि चीन के साथ व्यापार कौन कर सकता था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाय का व्यापार कौन कर सकता था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो अपवाद के रूप में रह गया था। अब इसका कारण क्या था? मैंने ऐसा क्यों किया गया था? ये भी एक रीजन है। क्योंकि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था, समझो कि, और वहाँ एक तरह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा था। तो उसको माल को बेचने के लिए एक बाजार चाहिए था। तो बाजार जो है भारत को खोल दिया वहाँ का सरकार कि जाओ वहाँ बेचो, वहाँ व्यापार करो, खूब पैसा मिलेगा। लेकिन एक तरह समझो कि भारत को आर्थिक शोषण यहाँ से बहुत तेजी से शुरू हो गया फिर, है कि नहीं? क्योंकि जब वहाँ के आदमी यहाँ के व्यापार करें, वहाँ मशीन का बना हुआ सामान यहाँ भारत में बिकने लगा, तो यहाँ जो है जो चीज मिल रहा था, मान लो कि 100 रुपया में, वो मिल रहा है अब 40 रुपया में। तो यहाँ का जो इंडस्ट्री था वो एक तरह से चौपट हो गया। उसका जो है बोरिया बिस्तर बंधा गया, एकदम अ, सन्नाटा हो गया वो, है ना? इसके अलावा और क्या हुआ? ईसाई मशीनरियों को भारत में आने का छूट दिया गया, है कि नहीं? यानी ईसाई मशीनरी मतलब क्या? ईसाई धर्म था उसको, मतलब यहाँ हाँ, प्रचार प्रसार करने का मिशनरी मौका का मिल गया। मतलब वही प्रचारक, धर्म प्रचारक, है कि नहीं? यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए वहाँ के लोगों को, जो पादरी वगैरह होता है, उसको छूट दिया गया है कि जा करके आप वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और वहीं से बड़े पैमाने पे धीरे धीरे करके जो है धर्मांतरण शुरू किया गया। आज भारत में जो भी ईसाई है, समझो कि एक तरह से कन्वर्टेड है। लोगों को, हालांकि उससे पहले पुर्तगाली भी बहुत कन्वर्ट करवाया था लोगों को, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया इस प्रावधान के अंतर्गत? एक लाख 1813। रुपए प्रति हाँ 1 लाख रुपए प्रति वर्ष में दिया जाना खर्च किया गया। हाँ, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय करने का मतलब अधिकार दिया गया, प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाए, है कि नहीं? हालांकि ये तुरंत लागू नहीं हुआ, ये बाद में लागू हुआ था, है कि नहीं? आगे इस पर वो एक अलग इशू हो जाएगा कि मतलब शिक्षा का प्रारूप कैसा होगा, उसको हिंदी मीडियम में दिया जाए कि इंग्लिश मीडियम में दिया जाए। यही चीज 10 वर्ष तक मैंने समझने में लग गया, है कि नहीं? इस पर 10 वर्ष तक जो है विवाद होता रहा कि शिक्षा मतलब किस भाषा में दिया जाए। अंततः फिर मैकाले का वहाँ पे अथी होता है और इंग्लिश भाषा को ही प्राथमिकता दिया जाता है। हालांकि विलियम जोन्स ये सब जो है समर्थक था कि हिंदी में दिया जाना चाहिए, भारत को भारतीयों की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये ये मैं जो है एक तरह से कह सकते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भारत को आर्थिक गुलाम बनाने का काम किया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि आर्थिक गुलाम भारत को बनाने का काम किया है 1813 का चार्टर एक्ट? तो अथी मतलब क्या, मतलब शिक्षा पर पैसा खर्च जो किया गया। नहीं नहीं, मेन मुक्त व्यापार, वहां के लोगों को व्यापार के लिए छोड़ दिया गया कि जाकर अच्छा, भारत, पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, तो वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन नहीं कर रही थी। कम से कम इसे अभी अभी कैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत करने के लिए अपना स्वदेशी चीज अपनाइए। अब है कि यहाँ पे लोग स्वदेशी अपना रहा था, कम से कम इतना तो था ना कि लोग अपना काम कर रहा था और खा रहा था, जीवन यापन कर रहा था मजे से। अभी जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो वहाँ के व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने की छूट दे दी गई,
तो वो क्या किया कि वहां से बहुत सा सामान ला के यहाँ डंप कर दिया भारत में, और सस्ता दाम पर। तो यहाँ का जो आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया मतलब हाँ, व्यापार। यहाँ का जो इंडस्ट्री था भारत का, वो एकदम बिल्कुल ठप पड़ गया। अब यहाँ के ठप पड़ने का मतलब है कि यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होगा, जाहिर सी बात है गरीबी आ जाएगा तुरंत, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, भारत को आर्थिक गुलाम बनाने की दिशा में पहला कदम था ये, है कि नहीं। अब इसके बाद आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसको भी पुनः 20 वर्ष के लिए इसको भी एक्सटेंड किया गया, है कि नहीं। इसमें कौन दो चीज पर व्यापारिक एकाधिकार था उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को? चीन के साथ चाय पे। व्यापार पर और चाय के साथ व्यापार पर, उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी अब कहा गया कि अब ब्रिटेन के कोई भी आदमी चीन के साथ भी व्यापार कर सकता है और चाय का भी व्यापार कर सकता है कि नहीं। यानी कि पूरा आप सिर्फ जो कंपनी का जो काम रह गया, वो क्या रह गया उसका काम अब, क्योंकि व्यापार तो ब्रिटेन का शासन कोई व्यवस्था आदमी कर बनाए रखने के सकता लिए, है। शासन व्यवस्था बनाए रखना वगैरह का। अब सिर्फ राजनीतिक कार्य उसके पास रह गया, यानी कि सिर्फ सिस्टम को बनाए रखना है तुमको। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर सब राजनीतिक काम करने लगी सिर्फ, है कि नहीं, कि सिस्टम पर कंट्रोल किया जाए, कैसे सिस्टम को कंट्रोल में रखा जाए, इस पे काम करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, उसको कहाँ का बनाया गया गवर्नर जनरल? भारत का, पूरे भारत का। हाँ, ये पहला बार जो है परिवर्तन होता है। और ये कौन बनता है गवर्नर जनरल इसमें? बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अब इसको विधि बनाने की भी शक्ति, यानी नियम कानून बनाने की भी शक्ति इसको दिया गया। इसके लिए जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य का प्रावधान किया गया, यानी कि एक विधि सदस्य होगा, है कि नहीं। और प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया? मैकाले को। यही जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करने में बहुत बड़ा भूमिका इसी का रहा है कि नहीं। यही विधि बनाया था जो शिक्षा पर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था, उसके लिए यही तय किया था, समझो कि शिक्षा का प्रारूप जो है इंग्लिश माध्यम में होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए, अब सदस्य जो है उसके कार्यकारिणी परिषद में क्यों सदस्य हो गया? पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्यों सदस्य था? में 4 गो। 4 गो। पिट्स इंडिया एक्ट में एक कमा दिया गया, 3 गो हो गया। 3 कर दिया। अब इसमें फिर एक बढ़ा दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य के रूप में फिर एक बढ़ा दिया गया। यानी अब फिर गवर्नर जनरल के अलावा एक और सदस्य हो गया, विधि सदस्य, है कि नहीं। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें एक और परिवर्तन बहुत बेजोड़ होता है कि पहला बार जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले ही प्रावधान था कि जैसे सेना में भर्ती होगा तो कोई खास जाति का आदमी, जैसे राजपूत है तो सेना में भर्ती होगा, ये होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिबंध था। और भी लोगों पर, जैसे जो दलित लोग थे उन पर प्रतिबंध था कि नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन इस सब भेदभाव को पहली बार समाप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव अब नहीं होगा, है कि नहीं। दास प्रथा को भी समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन उस समय नहीं हुआ तत्काल में, लेकिन बाद में कब हुआ दास प्रथा समाप्त, पता है? 43 में। हाँ, 1843 में। वेरी वेरी गुड। ये जो है एलन बरो के समय में हुआ था। 1842 से 44 तक रहा था एलन बरो। इसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1853 का, यानी 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें जो एक चीज और, उसमें जो विधि सदस्य बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, तो वो अस्थायी था, है कि नहीं। लेकिन अभी इसमें जो है 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थायी कर दिया गया, यानी अस्थायी विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया? विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना किया गया। हाँ, ये ठीक है। मैंने भारत में विधायिका की शुरुआत यहीं से माना जाता है कि विधायिका का जो है एक तरह से जो एक संसदीय तंत्र जो अभी आज भी हमारे देश में है, तो इसका शुरुआत मान के चलो कि 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ। और एक चीज और, ये जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, जिसमें कितना सदस्य, 3 सदस्य और एक अस्थायी सदस्य, 4 गो हो गया। एक गवर्नर जनरल, 5 गो हो गया। इसके अलावा अलग से 6 गो और विधि सदस्य नियुक्त किया गया,
है कि नहीं, जो अस्थायी होगा वो। अब देखो हम्म, सिस्टम को समझो, मतलब 5 आदमी उधर हो गया ना, गवर्नर जनरल लगा करके 5 आदमी उधर हो गया पहले से, उसमें 6 गो और आदमी को अस्थायी रूप से जोड़ा गया, मैंने विधि सदस्य के रूप में। किस लिए? नियम बनाने के लिए। देखो नियम बनाने के लिए जाहिर सी बात है, बहुत मैंने, अगर एक आदमी रहेगा तो सिर्फ अपना दिमाग लगाएगा, बहुत सा आदमी रहेगा तो डिस्कस करके आज दो गो हमारे देश में जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, कानून यहाँ से पारित तो वहां जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ त्रुटि रहे तो सुधार हो सके, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें विधि सदस्य को बढ़ाया गया कि कानून थोड़ा और बढ़िया मैंने जो है डिस्कस करके बढ़िया से बन सके। तो टोटल कह सकते हैं हम कि 6 5 11 आदमी, यानी 11 आदमी से एक तरह से कह सकते हो कि भारत में विधायिका का शुरुआत होता है। यानी बात समझ आ रहा है पूरा क्लियर? अब जो है यहाँ पे और क्या किया जाता है? और अठारह हम सौ सिविल सेवा की भारतीय का प्रजाता चयन शुरू किया गया था। हाँ, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया जाता है कि नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जाता है? इसके अलावा देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो सिविल सेवा के परीक्षा का प्रारंभ किया था 1853 के चार्टर एक्ट से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये परीक्षा कहाँ होता है? ये परीक्षा यहाँ भारत में नहीं होता है, परीक्षा ब्रिटेन होता में। है इंग्लैंड में, है कि नहीं। ये जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान होता है कि यहाँ के शासन व्यवस्था को रन करने के लिए अब एक परीक्षा होगा, वो पास होगा तो यहाँ फिर आएगा। तो यहाँ का आदमी ज्यादा था परीक्षा देने के लिए, समझो कि अगर वहाँ, ऐसे तो ज्यादातर वहीं का आदमी होता था, लेकिन छूट दिया गया कि यहाँ का आदमी भाग ले सकता है। पता था कि चयन बहुत कम होगा, रियल बहुत रेयर आदमी को होता था, है कि नहीं। लेकिन फिर बाद में जो है 1922 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आता है सुधार हुआ। सुधार, तो उसके तहत जो परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करवाया गया फिर, है कि नहीं। फिर इसका अगर इतिहास देख ले थोड़ा सा, तो 1926 में जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 35 में इसका नाम, मैंने 1935 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग, है ना। और 1937 में जो है इसमें ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र होकर के ना अलग, मैंने भारत के लिए एक तरह से अलग, क्योंकि अ, जो 1935 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत भारत को एक संघीय व्यवस्था माना गया, संघीय एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया। तो इसलिए 1937 में जो है लोक सेवा आयोग उधर ब्रिटेन का अलग हो जाता है, भारत का अलग हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, है कि नहीं। इसे उसके पहले तक मैंने दोनों का एग्जाम समझो कि संघ लोक सेवा का एक ही साथ हो रहा था, इंडिया का और ब्रिटेन का, ब्रिटेन का। है ना। एक चीज और किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, तो उसमें संख्या 24 था, उसको जो है 18 कर दिया गया इसके तहत। और 18 में भी 6 को जो है क्राउन द्वारा मनोनीत किया जाएगा, वहां का जो क्राउन जो सम्राट होता है कि नहीं, उसके द्वारा जो है मनोनीत किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट है। इसमें मेनली क्या किया गया, भारत में विधायिका का शुरुआत किया गया। अ, विधि सदस्य के रूप में 6 गो अस्थायी सदस्य लाया गया, है कि नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। और पहली बार एक तरह से जो है नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है तो तीन को एकदम मेनली। इसके बाद फिर 1857 में क्रांति होता है। क्रांति होने के बाद 1858 अंठावन में, जाहिर सी बात है ऐसे तुरंत अभी नहीं आता, 1858 का एक्ट नहीं आता, लेकिन लाया गया क्यों? क्योंकि 57 में बहुत बड़ा बवाल हो गया। अब बवाल हो गया तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सा प्रावधान किया गया, है कि नहीं। तो पहला तो 1858 का जब एक्ट आया तो उसमें क्या प्रावधान किया गया? पहला, कंपनी के शासन को समाप्त। समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब बोला कि भाई तुमसे नहीं संभलेगा, ये अब मामला जो है बारूद बन गया है। अब पूर्णतः कंट्रोल किसका हो गया, समझो कि वहां का ब्रिटिश सरकार का, सरकार। है ना, वहां का क्राउन मैंने वहां का जो सम्राट था उसके नियंत्रण में शासन पूरा चला गया, है कि नहीं। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या हो गया? वायसराय कब देगा? अब वायसराय, पहला वायसराय कौन बना भारत का? कैनिंग। 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 इसीलिए कहा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड थी कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसको भी समाप्त किया गया। उसको हम बताया था ना कि 1800 जो है 58 तक चला था ये,
इसके बाद अब क्या किया गया कि उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सचिव का गठन किया गया, मतलब जो है इसकी जगह जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसकी जगह भारत सचिव। इसमें जो है 15 सदस्यीय जो है परिषद का निर्माण किया गया है कि नहीं, ध्यान रखना इस बात को। एक भारत से देखो अभी जैसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, तो वो एक जो है मॉन्टेगू कौन है, मॉन्टेगू जो है भारत सचिव है कि नहीं, हाँ, चेम्सफोर्ड यहाँ का मतलब एक तरह से वायसराय है वो। वायसराय। हाँ, तो उसी प्रकार मैंने इसीलिए यहाँ पे जो भारत सचिव का जो पद बनाया गया एक, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। यानी कि जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 गो आदमी और था उसके पीछे, है कि नहीं, मैंने उसको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए। और ये चीज ध्यान रखना, ये आदमी बैठता कहाँ था, 15 एक 16 को लंदन में। ये 16 गो आदमी जो है वहां से मैंने मैंने भारत पर नियंत्रण बनाने के लिए 16 गो आदमी को फिट कर दिया गया था कि भाई तुम ही लोग को रन करना है, बताओ। वहां से मात्र 16 गो आदमी रन कर रहा था किसको, इंडिया को, है कि नहीं, इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। उसमें एक भारत सचिव था, हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सा अधिकारी सब इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन उसको निर्देश कौन दे रहा था वहां से, भारत सचिव, जो भारत का सचिव मैंने भारत का सचिव बनाया गया था। और उसका पूरा खर्च जो है मैंने भारत से दिया था, उसी को कहा था होम चार्जेस के रूप में, क्योंकि वो कहा था कि भारत के लिए काम कर रहा है, तो इसका सैलरी कहाँ से मिलेगा, भारत से, तो भारत से उसको सैलरी मिलता था। तो ये 1858 का प्रमुख चीज है। इसके बाद फिर तुरंत और बदलाव लाया गया, जाहिर सी बात है एक बड़ा क्रांति हुआ था तो बहुत से सुधार की जरूरत महसूस हो रहा था अंग्रेजों को। तो फिर इसके बाद और कब लाया गया एक एक्ट, 1858 के बाद कब लाया गया, 1861 में भारत अधिनियम 1861। 1861 में फिर लाया गया, 1861 में का अधिनियम लाया गया, है कि नहीं। इसमें जो है पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, यानी कि एक विधि सदस्य और बढ़ाया गया, यानी अब हो गया, पहले गवर्नर जनरल मिला के 5 था, अब हो गया कितना, 6, है कि नहीं। अब इसमें जो है विधानसभा की स्थापना किया गया। अभी देखो ध्यान चीज रखना चाहिए, विधानसभा का मतलब ये राज्य के स्तर की बात नहीं हो रही है कि नहीं, क्योंकि विधानसभा उसमें एक तरह से जो केंद्रीय विधानसभा की बात हो रही है। जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारा, जो अभी जो संवैधानिक ढांचा है भारत का, तो हम विधानसभा उसको बोलते हैं जो राज्य का है, और केंद्र का है उसको हम लोकसभा बोलते हैं। तो पहले वहां पे लोकसभा का कॉन्सेप्ट नहीं था, विधानसभा ही बोला जाता था, पूरे एक तरह से केंद्रीय विधानसभा, मैंने केंद्रीय विधानसभा को ही विधानसभा सिर्फ बोल रहे हैं हम अभी तक, समझ रहे बात को। मैंने यहाँ पे विधानसभा 1861 के चार्टर एक्ट में अगर विधानसभा बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ही नहीं कि बिहार का, यूपी का, नहीं नहीं नहीं, भारत का विधानसभा है वो, है ना। इसके अलावा और क्या किया गया, इसमें और किया गया कि कानून बनाने के लिए वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया, कि आप मिनिमम 6 गो और अधिकतम 12 सदस्य जो है नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होगा, है ना, ये जो है एक प्रावधान ये किया गया। इसके अलावा और क्या किया गया यहाँ पे देखो, जो बहुत सा चीज जो किया गया वो अभी अभी भी है। जैसे अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया, किसको, वायसराय को। जैसे ऐसे तो मान लो कि नियम बनाया जाएगा, अब नियम जो है कोई भी ऐसा नहीं था कि वायसराय एकदम तानाशाह था, तो कुछ भी रूल जारी कर सकता था, उसको जो है वेरीफाई करना पड़ता था, यानी उसके जो मेंबर होते हैं वहाँ पे बहुमत के आधार पे मतदान होता था। तो अगर मान लो कि वैसा स्थिति है कि जहाँ पे अभी बैठने का टाइम नहीं है, तो वहाँ पे वायसराय जो है विकट स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे अभी भी है कि राष्ट्रपति के पास ही पावर है, हमारे देश में अभी का जो संवैधानिक ढांचा है, इसमें राष्ट्रपति के पास है कि संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसका प्रभाव वही होगा जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उसका होता है कि नहीं। तो उसमें वायसराय को ही पावर दिया गया 1861 के अधिनियम के तहत, है ना, और वो भी उसमें भी प्रावधान था कि 6 महीने तक लागू रहेगा, क्योंकि आज भी उसका प्रावधान लागू है। इसके अलावा और क्या किया गया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव समझ को वहीं से पड़ा है, 1861 के चार्टर एक्ट से, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जैसे लोक निर्माण विभाग, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, मकान ये सब बिल्डिंग बनाएगा, तो उसके लिए मान लो कि अलग डिपार्टमेंट, संचार प्रणाली के लिए अलग डिपार्टमेंट, रोड के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से जो है विभाग बनाया गया अलग अलग, है कि नहीं। और इसके अलावा और क्या किया गया, इसके तहत
कहाँ कहाँ और हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, बताइए। वहाँ वहाँ मद्रास और मुंबई में। हाँ, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है हाई कोर्ट का स्थापना किया गया 1862 में। यानी 1861 के चार्टर एक्ट के तहत 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है हाई कोर्ट का स्थापना किया जाता है। इसके बाद आता है अधिनियम कब? 1861 के बाद फिर कब आता है अधिनियम? 1892। 1892, हाँ। इसमें प्रमुख काम क्या किया जाता है? इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने का थी। इसमें देखो, पहला बात तो है कि जो वायसराय का कार्यकारी परिषद था उसमें 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति किया सकता है। मैंने देखो पहले 6 से 12 था, अब उसको बढ़ा दिया गया यहाँ पे। 1892 के जो एक तरह से कार्यकारी परिषद में जो है इतना सदस्य नियुक्त कर सकता है, 10 से 16 को। मिनिमम 10 हो, अधिकतम 16 को। निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया पहला बार, है कि नहीं? इसको निर्वाचित किया जाएगा, है ना। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं बस प्रश्न करने का पूछने का अधिकार अधिकार दिया गया, है कि नहीं? जो भारत का जो सदस्य होगा उसको जो है ये अधिकार दिया गया कि जो बजट पर जो आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और लेकिन हाँ, प्रस्ताव रखने और मत विभाजन यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था। भारतीय सदस्य को उस समय तक वोट देने का अधिकार नहीं था, मैंने किसी विधि पर, किसी कानून पर, है कि नहीं? और लेकिन सार्वजनिक हित का कोई अगर मामला है तो उसको 6 दिन पहले सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय सदस्य को था 1892 के अधिनियम में। इसके बाद इम्पोर्टेंट अधिनियम कौन आता है फिर, जो बहुत ज्यादा चर्चित और विवादित है? 1909 का भारत अधिनियम, जिसको मार्ले 1909 मिंटो का सुधार अधिनियम, कहते हैं। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस सुधार को मतलब निगेटिव इम्पैक्ट इस रूप में जान सकते हो कि गांधी जी इस अधिनियम को जानते हो क्या कहते हैं? वही सामाजिक पृथक्करण एक तरह से, मतलब कि समाज को पृथक कर दिया गांधी गया। जी कहते हैं कि इसने यानी कि 1909 का अधिनियम जो है हमारा सर्वनाश कर दिया, यानी भारत का जो सामाजिक ढांचा है उसको बर्बाद कर दिया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है 1909 के अधिनियम के बारे में। इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति, यानी कि मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल और एक ऐसा भी आरक्षण है, दोनों में अंतर क्या है? पृथक जैसे मान लो एक पृथक निर्वाचन पद्धति है और एक आरक्षण की व्यवस्था जो अभी वर्तमान में है, दोनों में अंतर क्या है? आरक्षण है, मतलब सरकार द्वारा दिया जाएगा, मतलब कि जो नहीं अगर नहीं नहीं, छूट। ये सिस्टम नहीं, सिंपल बात समझने की बात है। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कोई एक हम कह सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र है। मान लिया जाए कि गया एक निर्वाचन क्षेत्र है और वहां से एक आदमी को खड़ा होना है और वो जो है पृथक निर्वाचन मंडल के तहत वो आरक्षित है। तो वो मान लो कि मुस्लिम के लिए वो आरक्षित है, तो वहां सिर्फ वोटिंग जो करेगा वो मुस्लिम ही करेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वोटिंग नहीं करेगा। तो उसका राइट तो खत्म हो गया ना, जो और लोग हैं उसका राइट तो खत्म हो गया। लेकिन आरक्षण वाला व्यवस्था, जैसे मान लीजिए गया भी जो है एक लोकसभा क्षेत्र है और वो जो है हरिजन के लिए यानी एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए वो जो है आरक्षित है। तो आरक्षित है तो भले वहां का उम्मीदवार हो सकता है कोई एससी कैटेगरी का, लेकिन वोट तो हर कोई करता है। लेकिन जहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल था वहां पे वोटिंग का राइट जो है सिर्फ मुस्लिम को ही था, यानी कि उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोट करने वाला भी मुस्लिम होगा। मुस्लिम होगा। ये बहुत मतलब विवादास्पद था। जैसे अगर ऐसा होता कि उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दिया जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं था। लेकिन वो ऐसा अंग्रेज ऐसा अधिनियम लाया ही था इसलिए कि मैंने जो है एक तरह से आपस फूट को। पैदा हो, है कि नहीं? जो एक मैंने कहने का मतलब उसका उद्देश्य ही ऐसा था कि समाज में एक तनाव पैदा हो, है कि नहीं? जाहिर सी बात है। अब वहां का आदमी जो है उसका तो वोटिंग राइट खत्म हो गया है। जहाँ पे वो सीट पृथक निर्वाचन मंडल के तहत आरक्षित होता था, तो वहाँ के जो हिंदू वोटर थे और भी जो दूसरे धर्म वाले वोटर थे उनका जो है वोटिंग राइट खत्म हो जाता था, सीधा सिंपल। गांधी जी इसी चीज को सुधार करके जो है अम्बेडकर से जो पुनः अथी होता है पैक्ट होता है 1932 में, तो यही चीज तो करते हैं। जो एससी के लिए और एसटी के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर साहब, तो बोले देखिए हम बढ़ा देते हैं सीट आपका, जितना आप मांग रहे हैं उससे हम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ये पृथक निर्वाचन ना रह करके इसको आरक्षित कीजिए। वो उम्मीदवार कोई भी जीतेगा तो एससी एसटी का ही जीतेगा,
लेकिन वोटिंग का राइट सबको रहेगा, है कि नहीं? ये बढ़िया भी है। अब जो है इसके अलावा और क्या किया गया 1909 का अधिनियम के तहत? ये जो है सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखो 1892 में नहीं था ये कि सार्वजनिक विषय के जो है अगर पूछना है तो 6 दिन की पहले सूचना देकर पूछ सकता था, लेकिन अब जो है दिया कि पूछ सकते हैं। और पूरक प्रश्न यानी कि जो जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उससे समझ फिर वो क्वेश्चन बन गया, है ना? तो वो उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसके तहत दिया गया और कुछ विषयों पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। यानी धीरे-धीरे जो है देखो भारतीय जो सदस्य था उसका पावर धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरह से जो ये व्यवस्था जो डेवलप हुआ है बहुत स्लो हुआ है, धीरे-धीरे हुआ है कि नहीं? जो एक तरह से आज भारत में फिर बाद में संविधान बना, तो एक तरह से बहुत बड़ा अनुभव था लोगों के पास, है नहीं? धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त कर रहे थे सब। ये जो 1909 का जो अधिनियम था, ये जितना भी अधिनियम आया था उसमें सबसे कम समय तक जो है ये चला, है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद तुरंत जो है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाता है। अच्छा इसमें एक चीज़ और किया गया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है मतलब पहली बार एक तरह से विधि सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है, गवर्नर जो वायसराय होता है उसके सरकारी परिषद कार्यकारिणी में। परिषद में। इसके बाद 20 अगस्त 1917 को ही जो है मॉन्टेग्यू घोषणा होता है, यानी कि भले वो आता है बाद में फिर, लेकिन घोषणा हो जाता है पहले ही। तो 1919 में फिर जो है आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है कि नहीं? इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें भी होता है। इसमें मेन परिवर्तन क्या होता है बताइए? इसमें मेन सुधार होता है केंद्र में द्विसदनीय चुनाव व्यवस्था। प्रणाली अपनाया गया। इसमें सबसे पहली बात जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया जाता है। यानी यहाँ ही पड़ी से जो है एक तरह से एक वो उच्च सदन और एक तरह से निम्न सदन, दो गो सदन का निर्माण समझो जो अभी लोकसभा राज्यसभा समझो कि है, तो उसका समझो कि एक तरह से ढांचा यहीं बन जाता है यहीं पे 1919 के अधिनियम में ही, है ना? उच्च सदन और एक होता है केंद्रीय विधानसभा। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उस समय जो है जो लोकसभा नहीं कहा जाता था, उसमें विधानसभा ही कहा जाता था, है कि नहीं? तो उच्च सदन में था 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में कितना सदस्य था? 144 को। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा फिर और क्या किया गया कि प्रशासन के विषय को बांटा गया। जैसे अब यहाँ पे देखिए कुछ हो जाएगा माने प्रांतों का विषय, कुछ हो जाएगा केंद्रीय सूची। तो इसमें जो है केंद्रीय सूची और राज्य सूची में जो है विषय को बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची में था 47 विषय, राज्य सूची में था 50 विषय, है कि नहीं? इसमें जो राज्य सूची के पास जो विषय था वो एक तरह से समझिए कि इनकम वाला नहीं था, वो जिम्मेवारी उत्तरदायी वाला था, है कि नहीं? जैसे स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। और जितना रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, संचार, ये सब जो टैक्स वगैरह वाला जितना भी मामला था, वो सब केंद्रीय सूची में रखा गया, है कि नहीं? तो ये अधिनियम में ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा प्रांतों में क्या-क्या आता है? द्वैध शासन लाया था। द्वैध शासन यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? दोहरा शासन। हाँ, मैंने दोहरा शासन में कैसे किया दोहरा शासन? मैंने यहाँ पे दोहरा शासन का मतलब ये हुआ कि जो विषय था ना मतलब प्रांत में, तो उसको भी 2 भाग में बाँट देता है। द्वैध शासन का मतलब ये कि एक आरक्षित विषय हो गया, एक हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय जो था, वो एक तरह से समझो कि सरकार को इनकम वाला था, जो राजस्व से जुड़ा हुआ विषय था, है कि नहीं? वो गवर्नर के कार्यकारिणी के पास था मतलब, है कि नहीं? इसमें कोई उत्तरदायी नहीं था, सब टैक्स लेना है, टैक्स लेने में कोई उत्तरदायित्व थोड़े है, टैक्स लो सीधा। लेकिन हस्तांतरित विषय जो था, वो विधायिका के चयनित सदस्य के पास था। अब देखिए यहाँ पे मामला समझिए कि जो मान लें कि जो भारत का व्यक्ति था जो विधायिका से चुना गया, अब उसको दे दिया हस्तांतरित विषय कि लो अब जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला सब यही देख रहा है, तुम्हारा आदमी देख रहा है। मतलब अंग्रेज इससे बचना चाहा कि भाई जो भी तुम है इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार, तुम करो अपना आदमी को शिक्षित करो, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा दो, है कि नहीं? लेकिन जो इनकम वाला सोर्स था, वो सब अपना वो पकड़ लेता है क्योंकि उसको फिर पैसा जो आ रहा था उसको कौन देख रहा था? अंग्रेज लोग।
और जो लोगों की सेवा पानी करे वाला विषय था वो समझो कि दे दिया था किसको, जो यहाँ का जो चुना हुआ, जो भारत का चुना हुआ व्यक्ति था उसके पास, समझो कि उसको हस्तांतरित विषय कहा जाता था, है कि नहीं। अच्छा। इसमें और पहली बार क्या किया गया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं था। 1919 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। सिख इसे, ईसाई आंग्ल भारतीयों के लिए भी। हाँ, इसे 1909 में सिर्फ मुस्लिम के लिए लाया गया था। अब हम्म। अंग्रेज देखा कि और भारत को बांटा जाए और अलग अलग वर्गों में, तो सिख के लिए भी प्रावधान किया गया। इसके लिए जो है प्रत्यक्ष चुनाव का मैंने अपनाया गया, प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या आता है कि भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। देखो इसका प्रभाव अभी तक है। ऐसे आज भारत का एक व्यक्ति जो भारत के मामले को देखता है वहाँ ब्रिटेन में, तो वो आज भी वहाँ कहा जाता है भारतीय उच्चायुक्त। लेकिन वही अमेरिका में उस तरह उस लेवल का जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है राजदूत। बात समझ आ रहा है। ये व्यवस्था समझो कि आज भी चला आ रहा है वैसे ही। यानी अंग्रेज अंग्रेज जो था, मतलब कहने का मतलब जैसे उसका जहाँ जहाँ शासन था उसका वो जो है अभी उच्चायुक्त ही नियुक्त होता है, जैसे, है कि नहीं। और जहाँ अंग्रेज का शासन नहीं था वहाँ पे राजदूत का नियुक्त होता है। जैसे अमेरिका में भारत का क्या है, राजदूत है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में उच्चायुक्त है, उसको उच्चायुक्त बोला जाता है। यानी कि एक तरह से भारत सचिव के, जो भारत सचिव था ना, भारत सचिव जो गठन किया गया था 1858 के चार्टर एक्ट में, है कि नहीं। तो उसका कार्यभार को थोड़ा कम करने के लिए कि भारतीय के जो भारतीय मामला उसको देखेगा ही, और उसको में भारतीय मामला क्या क्या देखता था वो जैसे कि भारत सरकार के लिए वहाँ पे कैसा व्यवस्था चल रहा है, तो उसके लिए आर्म्स शस्त्र खरीदना या अन्य सामान और क्या क्या जरूरत है ये सब देखता था। व्यापारिक हितों को देखता था कि वहाँ का व्यापार कैसा चल रहा है, ये सब देखता था। ये इसके अलावा जो इंग्लैंड में जो भारत के लोग पढ़ने जाते थे, तो उसका उसको ऐसा भी मान लो कि कोई आदमी पढ़ने जाता है या कहीं काम करने जाता है दूसरा देश में, तो वहाँ जो राजदूत होता है या उच्चायुक्त होता है, तो उसको हेल्प करता है ना विषम परिस्थिति में, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से उसी लिए किया गया था वो। अगर कोई ब्रिटेन में कोई पढ़ने गया है भारत का आदमी और उसको कोई समस्या होता है, तो अपना समस्या वहाँ रख सकता है कि भाई हमको संपर्क करवाइए, क्या समस्या है कि नहीं। ये चीज था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन समझने वाली बात है कि ये जो अधिनियम है ना, 1919 का जो अधिनियम है, इस जो एक तरह से हम कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ पहली बार इसके तहत, है ना, ध्यान रखना। पहली बार मतलब एक तरह से इसके तहत चुनाव हुआ। और कब कब चुनाव हुआ इसके तहत, 1923 में पहला बार चुनाव होता है, मैंने प्रावधान इसी में किया गया था। पहला बार चुनाव होता है 1923 में केंद्रीय विधानसभा का। अभी मतलब प्रांतों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में और 1945 में, यानी 5 बार चुनाव होता है केंद्रीय विधानसभा का। और 1937 में जो चुनाव होता है ना, वो प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव होता है, यानी कि अलग अलग जो प्रांत था, 11 गो उसमें प्रांत था ब्रिटिश सरकार के अधीन, तो उसके लिए चुनाव हुआ था 1937 में, जो 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि 5 बार जो चुनाव हुआ है, यानी ब्रिटिश सरकार में हमें पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार में कितना बार केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ है। 5 बार। 5 बार। कब कब, 23 1923 में, 26 में, याद रखिए 1923 में, 1926 में, और फिर 30 में और 34 में, 4 वही हो गया, और फिर 1945 में, याद हो गया। 1923, 26, 1930, 1934 और 1945, 47 नहीं 45, 45। और इसके बाद जो 37 में चुनाव होता है वो कौन सा चुनाव होता है, वो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है, यानी कि उसमें 11 प्रांत में चुनाव होता है कि नहीं। 11 प्रांत में चुनाव होता है, जिसमें अधिकतर मोस्टली मैंने कहने का मतलब कांग्रेस का सरकार बनता है। इसी में तो वो पक आता है मुस्लिम लीग, है कि नहीं। उसमें जो है उस समय 5 गो प्रांत जो है 1937 का चुनाव होता है 11 प्रांत में, तो उसमें 5 प्रांत जैसे मद्रास, बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार, ये और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, यानी 5 प्रांत में जो है कांग्रेस का पूर्ण बहुमत बन जाता है कि नहीं। और 3 गो में जो है एक तरह से गठबंधन का सरकार बनता है, यानी 5 3 8 गो। 8 गो में कांग्रेस सरकार बनाती है 11 प्रांत में, 3 गो में नहीं बना पाती है।
तीनों में बहुमत इसको कांग्रेस को नहीं आता है, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, है कि नहीं। अब आता है 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत बड़ा अधिनियम है। इसका बहुत बड़ा प्रावधान जो है भारतीय संविधान पर जो है झलकता है कि नहीं। यहाँ पे क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया और लागू क्या किया केंद्र गया, में लगा दिया गया, केंद्र में केंद्र लाया में, गया। हाँ केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लाया गया, है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया गया। वही रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया, आए? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। हाँ, रिजर्व बैंक का स्थापना, संघीय बैंक का स्थापना किया गया, संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। भारत को एक माने देश का मान्यता दिया गया इस अधिनियम के तहत कि भारत एक संघीय संघ का है, संघ है ही, यानी राज्यों का संघ है ही, और इसको एक देश माना गया, है कि नहीं। और इसमें सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडल का विस्तार किया गया, है कि नहीं। अनुसूचित जाति के लिए मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। तो वो मतलब उसका नीति था वो तो अंग्रेज का कि इसको कैसे और तोड़ा जाए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो बहुत कहा जाता है कि एक तरह से एक बहुत बड़ा जो ये जितना भी सुधार अब तक आया है उसमें सबसे बड़ा था ये, और इसका प्रभाव आज भी भारतीय संविधान पे है। तो इसमें भी बहुत इसे भाग था, केवल भाग था इसमें, जैसे इसमें 14 भाग था, ऐसा भी संविधान में केवल भाग है 22 भाग, अभी 22 भाग है। अनुसूची इसमें यानी कि 1935 के अधिनियम में 10 अनुसूची था, अभी वर्तमान में संविधान में क्यों अनुसूची है 12 को। इसमें 321 को धारा था, यानी एक तरह से कह सकते हैं अनुच्छेद, है कि नहीं। लेकिन अभी भारत में क्या हुआ है, अभी भारतीय संविधान में क्या हुआ है अभी 395 तो पहले तो ना बढ़ गया, 444 वाले के पास हो गया है, ये तो बढ़ते रहता है हमेशा, संविधान में संशोधन होता है तो उसमें 395 काउंटिंग हिसाब से है, मतलब अति से मूल हाँ 395 काउंटिंग हिसाब से मतलब बढ़ हाँ गया। उसमें का खा गा इससे जुड़ते जाता है ना। हाँ हम्म। अच्छा अच्छा, इसमें पहली बार जो है के बाद 1950 में फिर जो है वो तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के रूप में समाविष्ट किया गया है। मैंने इसमें बहुत सारे जो चीजें था उसको भारत के जो संविधान बना उसमें नीति निर्देशक तत्व में फिर जोड़ा गया, बहुत से प्रावधान उसका, है कि नहीं। इसके अलावा भी तो पता है कि 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ इसी अधिनियम के तहत, है कि नहीं। इसके अलावा और क्या किया गया, जो फेडरल यूनियन था यानी कि जो स्वतंत्र जो शासक था, राजा था, रजवाड़ा था, उसको भी जो है शामिल किया गया इसमें भारत में इसके तहत, है कि नहीं। और इसमें ऐसा ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसे कांग्रेस, वैसे क्या था कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस पर कंट्रोल लगाने के लिए, कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो राजा जो रजवाड़ा था सब उस एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम था, उसको लग रहा था हमको तो मजा है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। वो अपना शासन कर रहा था, मजे से टैक्स ले रहा था, मजे से था वो। तो वो एक तरह से समझो कि अंग्रेजों के हित में काम करता था रजवाड़ा लोग जो था, है कि नहीं। तो वो जो था उन्हें उन लोग को भी जो है संघ में शामिल किया गया, और शामिल किया गया तो शामिल करने का मतलब क्या है कि सरकार में शामिल करना, है कि नहीं। जैसे उच्च सदन निम्न सदन था ना, 2 सदन था, तो उसमें क्या किया कि जैसे जितना देशी रियासत जो भी था 562-63 को, है कि नहीं। तो वो पूरा एक तरह से भारत की जो जनसंख्या थी उसका 25% ही जो है नेतृत्व कर रहा था कौन, देशी रियासत, जैसे बहुत छोटा छोटा था ना, है कि नहीं। तो वो टोटल आबादी का 25% जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा था, एक तरह से देशी रियासत के राजा जो थे। लेकिन उसको क्या किया, ये अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत कि उसको सरकार में शामिल किया, और सरकार में शामिल किया तो उच्च सदन में जो 260 सीट था उसमें 104 सीट, यानी कि 40% सीट जो है देशी रजवाड़ों के लिए सुरक्षित हो गया। उसी प्रकार से 375 सीट था निचली सदन में, उसमें 125 सीट यानी कि लगभग 33% सीट, है कि नहीं, वो जो है देशी रजवाड़ों के लिए हो गया। तो ये यहाँ तक की इम्पोर्टेंट चीज था ये, क्योंकि लास्ट का जो उसका जो सुधार मेनली आता है रूल कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, वो 1935 का ही है। और ये आज का टॉपिक यहाँ ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।